अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रजा बंदियाल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स दिए हैं और ट्रायल के तरीक़ेकार पर सवालात भी उठाए हैं। अहम बात यह कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन और सिविल सोसाइटी की जानिब से आम शहरियों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाने के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, मगर कल पहली समाअत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक बेंचेस की तश्कील को गैर आईनी करार दिया और बेंच से उठकर चले गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जबकि आज समाअत में मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों के मुतजाद मौक़िफ़ ने अहम सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपनी दरख्वास्त में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को चैलेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ मखसूस लोगों के खिलाफ ट्रायल पर एतराज़ किया है। जबकि दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त की है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल ने आज कुछ अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है। मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। बस सवाल यह है कि क्या तरीक़ेकार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालत के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीका अपनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाजिर सर्विस फौजी को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। सिविलियन फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। कॉमन सेंस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है, मगर फौज के सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त क्यों नहीं की गई। जबकि चीफ जस्टिस ने आज ये भी वाजे कर दिया है कि वो ना खुद नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे और कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जबकि केस की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है, मगर इस मामले पर 7 रुकनी बेंच बनाने पर वफाकी वज़रा मुसलसल अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल अदलिया को निशाना बनाते हुए कहा कि माजी में फौजी अदालतों में ऐसे ट्रायल्स की तौसीक करने के बावजूद ये दरख्वास्तें कबूल कर ली गई। रियासती इदारे आईनी दायरेकार में रहकर काम करें। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज कौमी असम्बली से खिताब में जजेस पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इस बेंच को 3 रुकनी कमेटी ने नहीं बनाया, इसलिए यह गैर कानूनी है। अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो इसे कलअदम करार दे दें। क्या उन लोगों के भी इंसानी हुकूक हैं जिन्होंने शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा है। कल जब 9 मेंबर्स का बेंच बैठा, उसमें 2 सीनियर मेंबर्स ने जो है वो एतराज किया। अपना एतराज करने के बाद वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम रिक्यूज नहीं कर रहे। उसके बाद चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर जो है वो सोचा जाता और इसके ऊपर कोई फैसला किया जाता, लेकिन आधे घंटे बाद उन 2 को माइनस करके 7 रुकनी बेंच बना के समाअत शुरू कर दी। और इस बात में क्या जल्दी है, क्या तेजी है। हमारी अदालतें और हमारे जज साहबान जो हैं वो इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि वो इन लॉज का जो है वो शिकार है या वो सियासत कर रहे हैं। अगर आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर भाई उसको रिपील कर दें, उसको कलअदम करार दे दें। क्या उन लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। वज़ीर दाखिला 9 मई के जिम्मेदारों के आर्मी ट्रायल को नागुज़ीर करार दे रहे हैं और 7 रुकनी बेंच की आईनी हैसियत पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन ने मीडिया टॉक में कहा है कि ये ज्यादती है कि हुकूमत 7 रुकनी बेंच को नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अदालत ने अगर उन पर तौहीन लगा दी तो ये ओहदों पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जिनसे मुतल्लिक कुछ रोज तक ये कहा जा रहा था, ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हैं, उन्होंने भी आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि रियासत की रिट कायम करने के लिए मिलिट्री ट्रायल जरूरी है। अगर रिट कायम नहीं करनी तो फिर ताले लगा दें। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोहदा पे हमला होंगे, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाएंगे। आई बिलीव इट्स टू लिटिल टू लेट, Janab Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. वरना तो फिर आप वो ताला लगा दें। अगर ये इजाजत मिल जाए सियासी जमातों को कि आप अपने ही इदारों पर इस किस्म के हमले कर सकते हैं और कानून आपका नहीं पूछा जाएगा, तो आप फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला देती है। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों और जजेस के दरमियान अहम रिमार्क्स का तबादला हुआ। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी दरख्वास्त बाकी दरख्वास्तों से अलग है। मैं इस पर दलाइल नहीं दूंगा कि सिविलियन का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहता कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल सिरे से गैर कानूनी है, क्योंकि सिविलियंस के ट्रायल की माजी में मिसालें मिलती रही हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनका मुद्दा यह है कि मुल्ज़िमान को फौज के हवाले करने के अमल में मखसूस अफराद को चुना गया है। अदालत में जाकर कहा गया 15 लोगों को हमारे हवाले कर दें। तमाम मुल्ज़िमान में से चंद के साथ अलग सलूक हुआ। एक FIR में 60 मुल्ज़िमान हैं तो 15 मिलिट्री कोर्ट्स को दिए गए। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि उनका दूसरा नुक्ता फेयर ट्रायल का है। एक इल्ज़ाम पर ट्रायल के बाद कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा और कुछ के पास नहीं होगा। इस दौरान जजेस ने फैसल सिद्दीकी से कई अहम सवालात किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तो तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। किस बुनियाद पर किसी शख्स पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सिविल ट्रायल चल रहा हो तो फौज कैसे फैसला कर लेती है इस शख्स को हमारे हवाले कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या आर्मी अथॉरिटीज़ ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आपने कहा कि आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीक़ेकार को देखें, फिर तो हमें इंफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। जजेस के इन रिमार्क्स और सवालात का वकील फैसल सिद्दीकी कोई वाज़े जवाब ना दे सके, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें। सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और फिर ब्रेक के बाद वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी एक्ट का इतलाक बराह रास्त आर्मी के अफसरान और मुलाजमीन पर होता है। सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है या फिर इंतहाई गैर मामूली हालात में फौजी अदालतें फाल हो सकती हैं। इसके अलावा आज समाअत में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी हुकूक को मजरू किया जा रहा है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल गैर आइनी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आइनी तरमीम केस में अदालत ने यह कहा था कि फौजी अदालतें जंगी हालात के लिए बनाई गई हैं, जिस पर वकील अहमद हुसैन ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ हो कि आजकल जंगी हालात हैं। अहम बात यह कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में हुकूमत से फौज और सिविलियन कस्टडी में अफराद की फहरिस्त तलब की थी, जिस पर आज पंजाब हुकूमत ने अदालत को जो डेटा दिया उसमें फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान और नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा शामिल नहीं था। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया है कि इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं, जबकि कोई भी खातून, सहाफ़ी या वकील मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। ख़वातीन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, ये भी आज अटॉर्नी जनरल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर हम मजीद बात करेंगे। हसनात मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हसनात मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल तो हमने देखा एक ड्रामाई समाअत थी, काजी फाइज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब जो है वो बेंच छोड़ के चले गए। आज जो है इसकी मजीद मेरिट्स पे बात हुई और उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, वो उसके तरीक़ेकार पे बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे ये कह रहे हैं कि कुछ मखसूस लोगों के हवाले से ये ट्रायल हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के जो वकील हैं, उन्होंने तो ये कहा कि सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। ज़रा बताइएगा क्या हुआ है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, फैसल सिद्दीकी साहब ने कल ही कह दिया था कि मैं वायरीज यानी जो सेक्शन जिनके तहत फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होता है, मैं उनको चैलेंज नहीं करूँगा, उन पर उसको प्रेस नहीं करूँगा। वो कि पटिशन में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, लेकिन आर्गूमेंट उनका फोकस ये था कि जो तरीक़ाकार है उसमें फ्लाज हैं। जिस तरीके से केसेस वापस भेजे गए यहाँ से, माइंड इस्तेमाल नहीं किया गया ATC जज ने, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनको अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। आज चीफ जस्टिस ने भी बड़ा वाज़े कह दिया है कि जी हम जो है वो वायरीज की तरफ नहीं जाएंगे, कि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हमने ये देखना है कि जो क्राइटेरिया क्या है, जो ATC जज को मामला जाता है तो उसको मटेरियल भी साथ दिया जा रहा है, एविडेंस भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बज़ाहिर वो उन्होंने कहा कि जो अभी लोग केसेस ट्रांसफ़र हुए उसमें कोई मटेरियल नहीं दी गया, सिर्फ ये कहा गया कि फ़लाँ के केसेस जो हैं वो जो वो उनकी कस्टडी जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को दे दी जाए, लेकिन किस बुनियाद पे क्या मटेरियल है वो नहीं है। तो वो बेसिकली चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है, फिर ATC का जज जो केस जो कस्टडी देगा वो भी एक पूरा स्पीकिंग आर्डर होगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो अभी भी कस्टडी दी गई नॉन स्पीकिंग आर्डर था।
तो बेसिकली ये एक चीज़ नज़र आई है। ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन, वो कहते हैं कि जी जो शिकें हैं जिनकी बुनियाद पे सिविलियन का ट्रायल होता है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, आप गैर आइनी डिक्लेयर करें, ये उनका फोकस था। लेकिन बज़ाहिर जो है वो अदालत उस तरफ अभी तक नहीं जा रही। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो इमरान खान की पिटिशन है, एतजाज़ अहसन की पिटिशन है जो फोकस करती है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और उनके खिलाफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो जवाद ख्वाजा साहब की पिटिशन है वो इस हवाले से है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और वो हर शहरी का हक है, तो लिहाजा जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट का उसी को गैर कानूनी करार दिया जाए। बिल्कुल उनका कहना है कि ये ट्राकोटमी ऑफ पावर के खिलाफ है और ये सिविलियन गवर्नमेंट से भी पूछा जाए कि क्यों इतना मिसट्रस्ट है कि आप सिविलियन के केसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिलिट्री अथॉरिटीज़ यानी मिलिट्री कोर्ट में। तो ये उनका है। अब देखें चीफ जस्टिस साहब भी थे का ये था कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें कंसर्न है कि एक पब्लिक हियरिंग नहीं है, जो वकील अक्यूज़ है उसको हक नहीं है कि वो वकील अपना एंगेज कर सके मर्ज़ी का। ये वो सारी चीज़ें बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज की प्रोसीडिंग से कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन देगी और कुछ फिल्टर्स मुकर्रर करेगी, क्योंकि इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिविलियंस का ट्रायल बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक भी होता है, अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को, हाजिर सर्विस फौजी को उकसाने का काम करे तो उसका फिर ट्रायल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस बुनियाद पर भेजा गया है वो ठोस नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये भी था, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी ओपिनियन मुख्तलिफ हैं कि क्या सिविलियन जो इस किस्म के केस में मुर्तकब होगा, केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में या आम ऑर्डिनरी केस में जो कोर्ट है वहाँ उसका ट्राई होगा। तो ये चीज़ भी है। बाकी जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ये है कि जी FIR में कुछ जो है ऑफेंसेस नहीं है तो बाद में क्या उनकी बुनियाद पे कार्रवाई हो सकती है, तो ये चीज़ है। बाकी तो अब तक कोई जुडिशल ऑर्डर भी नहीं आया है और स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया। कल कहा गया वकला की जानिब से कि आप फिलहाल स्टे ऑर्डर दे दें, इस हवाले से वो भी नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आपको लगता है कि पीर या मंगल तक ये मामला जो है इख्तिताम को पहुंच जाएगा, फैसला आ जाएगा इस हवाले से? जी चीफ जस्टिस साहब का तो यही कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि मंगल को प्रोसीडिंग अपनी कंक्लूड कर लें, लेकिन आज जैसे अभी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत लीगल टीम एंगेज कर रही है, कुछ वकला से राब्ते में है। जब अगर लीगल टीम एंगेज होगी तो मे भी वो रिक्वेस्ट करेंगे हमें मज़ीद टाइम दें और ईद के बाद मामला चला जाए। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब का ये था कि जी हम जो है वो चाहेंगे कि केसेस जो है वो कंक्लूड, ये जो केस है ये यानी मंगल तक हो जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्नात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। IMF प्रोग्राम खत्म होने में अब एक हफ्ता रह गया है और अब तक 9th रिव्यू के हवाले से जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। कुछ रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोनिक रब्ता किया था, जिसके बाद वजीर आजम ने उम्मीद का इजहार किया था कि 9th रिव्यू जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस टेलीफोनिक रब्ते के बाद कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेरिस में जारी मालियाती कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर भी IMF MD से मुलाकात हुई है, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9th रिव्यू के हवाले से बात की, लेकिन इतलात है कि ये मुलाकात भी ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो सकी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक MD IMF ने इस मुलाकात में पाकिस्तान से स्टाफ लेवल पर पॉलिसी पर इख्तलाफात खत्म करने का मुतालबा किया है, जिसके बाद वजारत खजाना के हुकाम ने IMF हुकाम के साथ पॉलिसी सतह के इख्तलाफात के खात्मे के लिए बातचीत दोबारा शुरू कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ये कोशिशें भी कर चुका है कि मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकातें करके IMF प्रोग्राम की बहाली में रुकावटों को दूर करने पर कायल किया जाए। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने मंगल को अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम से मुलाकात भी की थी और द न्यूज़ में साफी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वजीर खजाना इसाक डार ने डोनाल्ड ब्रूम से मुलाकात में एक बार फिर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन अमरीकी सफीर ने कोई हिमायत करने के बजाय प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में बड़े मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली में ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया। यानी पाकिस्तान की अमरीकी सफीर और IMF के MD से मुलाकात भी सूदमंद साबित नहीं हो रही है, जिसकी एक वजह शायद खित्ते की बदलती सूरत हाल भी है कि अब अमरीका का पाकिस्तान के साथ कोई मफाद वाबस्ता नहीं है और अमरीका की पाकिस्तान में दिलचस्पी कम होती जा रही है। और अब इस बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में अमरीका के मफादात भारत के साथ जुड़े हैं और भारत अमरीका के एक बड़े तिजारती और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर हैं, जहां पर अमरीका और भारत ने टेक्नोलॉजी, दिफा और तिजारत के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। और अहम बात यह है कि जहां अमरीका और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं दोनों ममालिक पाकिस्तान पर तनकीद भी कर रहे हैं।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया में भी पाकिस्तान के हवाले से सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है। एलामिया में मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हुए इस बात का इरादा किया गया है कि अलकायदा, दाइश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। दोनों रहनुमाओं ने मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई उस पर वफाकी वज़ीर दिफा और वफाकी वज़ीर ख़ारजा ने आज कौमी असम्बली में अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी जंग का हिस्सा बनने को पाकिस्तान की गलती करार देते हुए कहा कि इस एलामिया का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो एलामिया जारी किया गया है वो पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। जो बाइडेन और बुचर ऑफ गुजरात ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। 9/11 के बाद भी उनके इत्तेहादी बने। आज जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है ये उसी जंग का शाखसाना है और आज भी पाकिस्तानी कौम जो है उस हलीफ होने का उसका कीमत अदा कर रही है और उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। बल्कि कल रात जो दिया वहां पे जो ये स्टेटमेंट आई है जो आज सुबह पब्लिश हुई है वो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए और उन हुकूमतों के लिए जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और जो बुचर ऑफ गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया है दहशतगर्दी के। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अमेरिका भारत की कुर्बत से पाकिस्तान को इनसिक्योर महसूस नहीं करना चाहिए और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि दुनिया की सियासत से दूर रहे और अपने दाखिली मसाइल पर फोकस करें। पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है कि हम दुनिया की सियासत से थोड़ा सा दूर रहे और हम अपने ही ऊपर फोकस करें। I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and India. बाकी दुनिया तो उठ के चला गया है अफगानिस्तान से। उनके लिए और उनके सामने अब यूक्रेन का जंग है। किसी का तो ध्यान ही नहीं है दहशतगर्दी की तरफ। बड़ा आसान है अपना स्टेटमेंट में लिखवाना कि दहशतगर्दी के काम करना चाहिए। उनका सबसे पहला तवज्जो जियोपॉलिटिक्स है, दूसरे बाकी मसले हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर मलिया लोधी साहिबा ने। मलिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो IMF के वाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मुलाकात कर चुके हैं, MD IMF से फ़ोन पर बात कर चुके हैं, बार बार यकीन दहानी करवाते हैं लेकिन IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है। हमने गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात कर ली। 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात की डोनाल्ड ब्लूम से, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। क्या इसकी वजह यही है जो इसहाक डार साहब बताते हैं कि ये सब जियोपॉलिटिक्स है, साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था जिस वजह से IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है? देखिए, ये तो बहुत ही पुरानी आदत है कुछ सियासी लीडरान की कि वो इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए कंस्पिरेसी अक्यूज़ करते हैं किसी ना किसी को। तो मैं तो समझती हूँ कि जो हमारा मुआशी बहरान है उसका जवाब मुआशी है, सफारती नहीं है। और ये दुरुस्त नहीं है कि इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। असल में जो हमें करना है वो घर पे करना है। और अगर इतनी नाअहल है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कि वो कंडीशंस जो कि IMF ने कहे थे वो पूरे कर ही नहीं सके हैं, तो इसके लिए तो फिर कोई सफारती कोशिश उसका तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो आई थिंक ये फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी है। रियलिटी ये है कि हमें अपना घर दुरुस्त करना है और उस इशू को एड्रेस करना है कि जो IMF के MD ने भी कहा और IMF बाकायदगी से कह रही है, विच इज़ कि जी आपने जो फाइनेंसिंग गैप है उसको फिल करने का आप बता दीजिए कि कैसे फिल करेंगे। वो हम नहीं कह सके हैं, अभी तक हमारे पास जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है जो आप बता रही हैं। आप कह रही हैं हल माशी है, सिफारती नहीं है। तो हम तो कोशिशें कर रहे हैं कि सिफारतकारों से मुलाकातें करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि जैसे मामला ही सारा सिफारती है और जियोपॉलिटिक्स का है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर जियोपॉलिटिक्स का मामला है और कोई साजिश हो रही है तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाए कि वो अमेरिकन सफ़ीर से क्यों मिल रहे हैं। इसलिए कि वो तो इनडायरेक्टली उन्हीं को तो अक्यूज़ कर रहे हैं ना। और जियोपॉलिटिक्स क्या है? तो मैं समझती हूँ कि ये तो दिस इज़ डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम रियलिटी। जो रियलिटी है वो जैसे मैंने कहा, हमारा मुआशी बहरान जो है
उसके जो सबब हैं, उसके जो रूट कॉजेज़ हैं, वो डोमेस्टिक हैं। लेकिन मलिया साहबा, जो अमेरिका में मुलाकात हुई मोदी साहब की बाइडेन, जो स्ट्रेटेजिक एक मुआहदा सामने आया है और फिर जो कम्युनिके है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो बात की गई उसको तो हुकूमत अपने दिफा के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है ना। वो कहेंगे कि देखें, क्योंकि अब अमेरिका का झुकाव है ही भारत की तरफ, लिहाजा वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करना चाह रहा, बल्कि क्योंकि वो कंट्रोल करता है IMF को, लिहाजा पाकिस्तान को किस भी नहीं मिल रही है। देखिए, जो मर्जी वो कह लें, मगर हकीकत तो यही है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट में जिसका आपने तस्करा किया, वो बहुत ही परेशान कुन है पाकिस्तान। वो परेशान कुन इसलिए है कि ये एक एफर्ट है अमेरिका की टू प्लीज़ इंडिया। और अगर आप इस विज़िट को देखें शहजाद, तो जाहिर है इस विज़िट का सबसे अहम पहलू मेरी नज़र में तो चीन है। इसलिए कि अमेरिका जिस किस्म की रेड कार्पेट रोल आउट उन्होंने किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और जिस किस्म की ये जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है, मैं समझती हूँ कि उसका तो एम ही ये है कि किसी तरह से भारत के साथ जो उनका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको फर्दर सीमेंट करके एक एंटी चाइना कोएलिशन का हिस्सा उसको, बल्कि उसको एक कलीदी किरदार दें उसमें, कि वो एंटी चाइना कोएलिशन का हिस्सा बने, जो कि वो किसी हद तक है ऑलरेडी। सही। और मलिया साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल साहब ने कहा कि जो मुआहदा इंडिया के साथ हुआ है अमेरिका का, उस पर हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमने तो जंग में उनका साथ दिया, 2 जंगों में साथ दिया, अपने ऊपर जंग मुसलत करवा ली, हम 50 साल से उनके अलाए हैं, तो फिर सडनली हम इतना दूर कैसे हो गए। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने इस्तेमाल करके हमें साइड में कर दिया है। क्या यही मामला है या कहीं ना कहीं हमारी गलती थी जो हम मामलात को चला नहीं सके सही तरीके से? जैसे इंडिया ने रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे, अमेरिका के साथ भी रखे, हम चाइना से करीब होते हैं तो फिर अमेरिका से दूर हो जाते हैं, अमेरिका से करीब होने की कोशिश करते हैं तो दूसरे ममालिक से दूर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने इट मेड अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, और वो स्ट्रेटेजिक चॉइस था चाइना। इस वक्त अमेरिका का जो पॉलिसी की जो सबसे अहम प्रायोरिटी है वो है कंटेनमेंट, काउंटरिंग चाइना। तो उसका तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं बन सकता। सो जाहिर है उसका असर तो हमारे ताल्लुकात पे बने लगेगा ना, असर पड़ेगा हमारे ताल्लुकात पे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर इतने दौरे किए गए थे अमेरिका के, आपको मालूम है बार बार दौरे किए गए, तो उनका नतीजा क्या निकला? इसका तो जवाब हमें कभी मिलता ही नहीं है, सिवाय ये कि या साजिश की बात हो जाती है यहाँ पर, या होती है कि जी जियोपॉलिटिक्स हो रहा है। तो पहले तो हमें खुद भी तो देखना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, उसमें उसको कैसे हम मजबूत बनाएं, और किस तरह से हम अपने ताल्लुकात चीन के साथ भी रखें और अमेरिका के साथ भी मामूल पे लेके आएं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहबा हमारे साथ। ये प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। क्या एक और नई पार्टी बनने जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद? इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक भी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। PTI के जो साबिक रहनुमा है उस पार्टी में वो उनको ज्वाइन करेंगे, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस भी जारी कर चुकी है कि परवेज़ खटक PTI के लोगों से रब्ता कर रहे हैं और उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ के उनके साथ शामिल हो जाएँ। और इस हवाले से आज एक अहम ट्वीट सलीम साफ़ी साहब ने भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द परवेज़ खटक एक सरप्राइज़ देंगे और इसके बाद कई रहनुमा PTI के इमरान खान के साथ खड़े रहने उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, क्या सूरत हाल है इस वक्त। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले आपने कहा था कि जहांगीर खान तरीन अहम तरीन हो जाएंगे, वो हो गए अहम तरीन। आपने ये भी कहा था कि PTI के बहुत से लोग उनको शामिल करेंगे, और आज आप कह रहे हैं कि परवेज़ खटक अब एक ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि बहुत सारे PTI के रहनुमा इमरान खान के साथ खड़े नहीं रहेंगे, उनको खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के साथ। तो क्या होने जा रहा है? क्या एक और नई पार्टी बनने जा रही है जिसकी सरप्राइज परवेज़ खटक करेंगे? तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आइंदा के लिए ट्वीट ना करूं? देखिए, उसकी ज़ाहिरी बात है कि मेरी कोशिश ये होती है कि ख्वाहिश को ख़बर ना बनाई जाए। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इसी तरह जो लोग यहाँ से जा रहे हैं पंजाब में बिलखुसूस, वो जहांगीर तरीन की क़यादत में इकट्ठे किए जाएंगे, और जहांगीर तरीन साहब मुतहर्रिक हुए थे, तो उस बुनियाद पे मैंने वो बात की थी और वो फिर हो गया। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मुद्दत आपने देखा होगा कि उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने, जो साथ असद कैसर साहब भी थे, पार्टी ओहदा भी छोड़ा था
और उसको कंडेम भी किया था। जी, 9 मई के वाक़यात। तो उसके बाद तो एक तो ये है कि इमरान खान साहब के यहाँ कोई कबूलियत नहीं होती उस तरह के बंदे की। और आज अब ये भी क़यामत की निशानियाँ हैं कि जनरल अयूब के सियासी जानशीन ने उनको नोटिस दे दिया है। तो इस दौरान परवेज़ खटक साहब मोहलत मांग रहे थे, और मोहलत इसलिए मांग रहे थे कि वैसे पहले भी वो ज़ुबान ज़्यादा नहीं चलाते और नहीं चला सकते, अच्छी तकरीरें नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत बड़े पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मैनेजर है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त पीटीआई की जो वहाँ आप लीडरशिप कह सकते हैं, उसकी वाज़ेह अक्सरियत उन्होंने अपनी हमनवा बना दी है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वाज़ेह अक्सरियत है पीटीआई में जो थी, वो अब उनके साथ खड़े हुए हैं। अब वो उनके साथ खड़े हो गए। वो कौन कौन से बड़े नाम हैं उनके साथ? मसलन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जिस तरफ जाएंगे उस तरफ शाह फरमान भी जाएंगे, अच्छा, उस तरफ महमूद खान भी जाएंगे, साबिक गवर्नर और साबिक वज़ीर उस आला, तरफ शाहराम खान भी जाएंगे। तो आप देख लें कि और असद कैसर जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी साथ ही जाएंगे। असद कैसर आजकल कुछ अगर मगर कर रहा है और अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखें एक चीज़, एक तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, और अब उन सब पे ये वाज़ेह किया गया है कि इमरान खान हमारे लिए अल्ताफ़ हुसैन है या इंडिया है, जो कोई उनका होना चाहते तो उसकी मर्ज़ी है। तो कौन है जो रियासत के मुकाबले में उधर खड़ा हो जाएगा? फिर ये सारे लोग जिन्होंने इस दौरान हुकूमत की है, तो उनको न फ़ौज का खौफ था, न एजेंसियों का खौफ था, न मीडिया का खौफ था, न अदालत का खौफ था, न नैब का खौफ था। तो माशाअल्लाह उनकी फ़ाइलें भी बहुत ठीक ठाक भरी पड़ी हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है कि दो चीज़ें हैं, या इमरान खान के साथ रह के जेलों का, सहूलतों और उनका सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो है एक फ़ोरम है, तो उसमें तो सलीम साहब, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जैसे लोग ये आए थे इमरान खान की पार्टी में, वैसे ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हो रहा है कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस जा रहे हैं अभी? असल में देखिए, उसमें एक प्रॉब्लम एक तो ये था कि और मेरे ख्याल में उसमें किसी हद तक वज़न भी था परवेज़ खटक साहब के मौक़िफ़ में, कि एक तो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी पहले तो ये थी कि पीटीआई के अंदर अपना कोई नज़रियाती या इस तरह का ग्रुप बना दे, लेकिन वो इजाज़त उनको नहीं मिल रही थी। अब मेरी इत्तला ये है, एक तो खैर एक मामला अंडर प्रोसेस है, और अगर ऐलान होगा, और ये जिसको मैं सरप्राइज़ कहता हूँ या सब कुछ होगा, ये ईद के बाद होगा, तो ये है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, एक नई पार्टी बनेगी परवेज़ खटक साहब, जिसकी सरबराही करेंगे। सरबराही वो करेंगे परवेज़ खटक साहब, यानी उसकी वही हैसियत होगी जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में जहांगीर तरीन की है। कहा जाता है कि पंजाब में अगर ये पार्टी बन भी गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उनके पास रूम बड़ा कम होगा, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में नून लीग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर पीटीआई भी किसी न किसी शक्ल में रहती है तो एक मुकाबला उन दोनों के दरमियान होगा। लेकिन केपी में वोट के हवाले से, पॉपुलैरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल होगी अगर ये पार्टी बन जाती है? क्या ये रिप्लेस कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या मुश्किल होगा उनके लिए? देखिए, रिप्लेस कर सकती है या नहीं, लेकिन पीटीआई नहीं होगी। आप देखिए, कराची में रहे भी हैं, कराची से बहुत वाकिफ़ भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो यूथ के जहनों से उसी दिन ख़त्म हो गया था या आज ख़त्म हो गया है, लेकिन जब उनका सेकंड टियर उनके साथ नहीं रहा, तो वो कराची जो अल्ताफ़ हुसैन के एक इशारे पे मिनटों में निकलता था, वो अब नहीं निकलता। वो अब कोई नहीं मतलब निकलता। सियासी नक्शे पे वो नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल तय है, और अज़र मिन शम्स है। मैं जब एक तालिब इल्म के तौर पर देखता हूँ कि इलेक्शन में ख़ुद इमरान खान नहीं होंगे, वो जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाइड होंगे, और हालात ऐसे होंगे, अब अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे कोई टिकट ले सकता है कराची में? तो जब उनका उम्मीदवार ही नहीं होगा और वो ख़ुद मैदान में नहीं होंगे, तो फिर पॉपुलरिटी हो तो वो पॉपुलरिटी किस काम के? सही। अब मुझे ये बताइए, आपका जो दूसरा आज ट्वीट था जिसमें आपने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत वाली ख़बर पर आपने ट्वीट किया
कि ये लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, इनको लगता है कि इमरान खान जब जेल में होंगे तो पार्टी इनको मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान इससे भी ज़्यादा चालाक हैं और वो ऐसा होने नहीं देंगे, वो इनकी स्कीम को जानते हैं। तो फिर इनका क्या रोल है? अब असद उमर साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी बज़ाहिर, लेकिन ओहदा छोड़ दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ना पार्टी छोड़ी है ना ओहदा छोड़ा है, लेकिन वो जेल में भी नहीं है। देखिए, ये शुरू में एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया था। ये तो देखें शुरू दिन से हर तरफ मिले हुए थे। मसलन बाप दादा से इनकी यही रीत रही है कि इधर भी रखो उधर भी रखो, ठीक है। और वो इकोनॉमिस्ट तो दूर की बात है, मार्केटिंग के माहिर थे और सिर्फ अपनी मार्केटिंग के, उधर भी मिले हुए थे इधर भी मिले हुए थे। और यही शाह महमूद कुरैशी साहब का भी था। अब देखें, उन्होंने शुरू में उधर जाके इमरान खान की ग़ीबतें करते थे और इधर आके उनकी ग़ीबतें करते थे, और हकीकत में इधर फ़ौज को बेचते थे कि हम फ़ौज के लोग हैं और फ़ौज हमारे साथ है, और उधर जाके इमरान खान को बेचते थे कि इमरान खान हमारी मुट्ठी में बने। तो इन दोनों का इरादा था इमरान खान को रिप्लेस करने का। इमरान खान को भी इस चीज़ का पता था सही कि ये मेरी, लेकिन उसमें इमरान खान को माइनस करने और उनका मुतबादिल बनने में उन्होंने सिरे से पीटीआई को माइनस कर दिया। तो इमरान खान साहब अब इनको कभी भी अपनी पार्टी हवाले, जो रही सही पार्टी होगी वो इनको हवाले। और शाह महमूद का आपने देख लिया ना, उन्होंने कोशिश कर ली जी, वो मेरे ख्याल में अपनी बहन को सौंप देंगे या किसी और को सौंप देंगे पार्टी, लेकिन इनको नहीं सौंपेंगे। अभी अलीम खान साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा था कि कई और रहनुमा भी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके बाद 2-3 लोगों से हमने बात की जो पीटीआई का हिस्सा थे, वो कह रहे हैं कि हम तकरीब में चले गए थे, इफ्तिताई तकरीब में, लेकिन हम पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, हम पे बड़ा दबाव है, नाम ECL पर हमारे हैं। और आज मुसरत जमशेद चीमा साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं हमें दिया जा रहा है, इससे भी हमें महरूम किया जा रहा है। यानी कि वो कह रही हैं कि दबाव है कि किसी ना किसी पार्टी में ज्वाइन करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने। असद उमर साहब ने भी ये कहा कि मुझ पर भी दबाव था पार्टी का हिस्सा बने, मैं नहीं बना। तो क्या ये जो पार्टीज बन रही हैं, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या परवेज़ खटक साहब बना रहे हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है जो सियासत छोड़ना चाहते हैं कि आप उन पार्टी में शामिल हो? उधर यही है कि इमरान खान के साथ रहने का इस वक्त मतलब ये है रियासत से टकराना। वो रियासत से टकरा चुके हैं, और कोई सियासतदान और ख़ुसूसन पीटीआई का सियासतदान न इतना बेवकूफ़ है न इतना आइडियोलॉजिकल है कि वो रियासत से टकरा के उनके साथ खड़ा हो जाए। बाकी मेरे ख्याल में उधर से ये दबाव नहीं है कि स्पेसिफिक पार्टी में। आपने देखा कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ JUI में चले गए, कोई किसी और में चला जाता है, लेकिन यहाँ ज़ाहिरी बात है कि रियासत से टकराने वाले लोगों के पास तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।